गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। इससे पहले हमने बैंकिंग एवं टैक्सेशन पर एक वीडियो अपलोड किया है। यदि आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिस्ट से हमारा वीडियो देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है आवर्ती जमा खाता पर है ना। इससे पहले हमने इसी पर एक प्रश्न सॉल्व किए थे, ठीक है। तो इसी पर हम कुछ दूसरे टाइप के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो प्रश्न है, देखिए यहाँ पे लिखा है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये पर मंथ 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत वार्षिक होगी। ठीक है, ये बहुत ही अहम प्रश्न है क्योंकि ये सीजी बोर्ड 2019 में प्रश्न ये पूछा गया था, है ना। हम जितने भी जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो जिनकी आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में समझना ये है, इसमें पी कौन है, आर कौन है, एन का मान कितना है। देखिए दिया है मासिक किस्त कितना रुपये दिया है, 100 रुपये। किस्तों की संख्या एन बराबर कितना दिया है, 10 वर्ष। ठीक है, और ब्याज कितना दिया है, यहाँ पे दिया देखिए कितने दिए ब्याज, 3025 रुपये। ठीक, अर्थात पी एन और ब्याज दिया है। अब इसमें क्या बोला गया, ब्याज की दर कितनी प्रतिशत हमें पूछा गया। तो प्रश्न को अच्छे से समझना है, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, किस्तों की दर अर्थात आर का मान यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है, निकालनी है कि कितना आएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसको समझाया था आप सभी को कि जब भी आवर्ती जमा खाता की उसमें जब प्रश्न आए ब्याज की गणना करना हो तो वहाँ पे ध्यान ये देना होता है कि हमेशा पी जो होती है मासिक किस्त होती है, महीने में होती है ना। ठीक है, तो हमको जो किस्तों की जो संख्या होती है एन का मान क्या करना पड़ेगा, उनको भी किस्तों में बदलना पड़ेगा, अर्थात महीने में इसको चेंज करना होगा। और आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, 12, है ना। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो जब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 10 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 10 वर्षों के लिए 10 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को 12 से गुना करने पर 120। ठीक है, तो ये हो गया 120 माह। इसी में ध्यान देना है कि जब भी आवर्ती के प्रश्न को हल करो तो उसमें केवल और केवल जो किस्तों की जो संख्या होती है, जो एन होता है, जो समय होता है ना, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा किस्त के हिसाब से महीने बदलेंगे। ठीक है, ब्याज बराबर होता है पी गुना आर बटा 100 गुना 1/12 और कोष्टक के अंदर एन धन 1/2 और कोष्टक बंद, है ना, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस फार्मूले के यदि ये जो फार्मूला जब आपको याद नहीं है तो आप आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज़ यही है कि इस फार्मूला, है ना, जो आवर्ती जमा खाता का जो सूत्र है उनको अच्छे से याद कर लेंगे, तभी इस प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए ब्याज, तो उसमें क्या करेंगे, इस फार्मूले में मान को रख देते हैं। तो ब्याज दिया गया था कितना, 3025 से भी रख दिए, है ना। पी का मान 100, ठीक, आर का मान नहीं दिया है, इसका मान ये 100 है। ठीक है, और एन कितना निकाले हैं, एन 10 वर्ष था, एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 10 वर्ष कितने महीने हो जाएंगे, 12 था 120 माह। यहाँ एन का मान कितना, 120,
है ना। फिर से 120 धन 1 बटा कितना 2। तो पूरे अभी हमने केवल फार्मूले में मान को रखा है, एक मान निकाला और उसको रख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें गुना भाग सबसे जरूरी चीज़ यही होता है कि बेसिक जो होता है गुना जोड़ना घटाना गुना भाग, ये चीज़ सभी को आनी चाहिए, है ना। तो भाग करने के लिए देखिए हम कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम 0 से 0 काटेंगे। देखिए ये 1 0, ऊपर से 1 0, ये दूसरा 0 नीचे से, यहाँ से दूसरा 0। ठीक है, तो ये कट गया, 100 से 100 कट गया। अब उसके पश्चात 12 के पार में काटेंगे 120 को, कितने बार में 12 के पार में काटेंगे 120 को, तो कट जाएगा 12 कम 12 और 12 शून्य शून्य, कितना आ गया 10। ठीक है, अब 10 को काटेंगे 2 के पारे से, तो 10 2 1 कम 2 और 2 पंचे कितना आ गया 10। ठीक है, तो बचा क्या, अब देखिए इधर बचा 3025, है ना। 25 बराबर इधर बचा यहाँ पे 5 और यहाँ से क्या बचा है गुना में 120 धन 1 और यहाँ से क्या बचा है r। ठीक है, अब 120, अब देखिए 120 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया 121 और क्या बचा उसके साथ 5 गुना और गुना में r, इधर क्या बचा है 3025। अब यहाँ से हमको r का मान निकालना है, तो r का मान निकालने के लिए आप सभी देख पा रहे हो कि यहाँ पे 5 गुना 121 जो कैसे हैं दोनों गुना के रूप में है ना। और गणित का बेसिक ही यही कहता है कि जब दो पक्ष हों और वहाँ से किसी की वैल्यू निकालना हो, किसी संख्या का मान निकालना हो, तो यदि कोई गुना है तो गुना का भाग होता है, धन है प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस और भाग का गुना। ये चीज़ बेसिक है। ठीक है, यहीं पे हमें जब क्या आर का मान निकालने के लिए देखिए प्रश्न कैसा था, ये था ऐसा r गुना 5 गुना 121 बराबर 3025। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे r का मान निकालने के लिए पूरे गुना के रूप में, तो इन दोनों जो है कैसा है इधर गुना के रूप में, इधर जाकर क्या हो जाएगा वो भाग। तो देखिए यहाँ पे हुआ वैसे सेम है नहीं, जब r का मान निकालना वो गुना के रूप में था तो इधर पे आगे क्या हो गया वो भाग हो जाएगा। ठीक है, भाग देने देखिए क्या करें हमने 5 के पारे में ये एक बार इसको काटे और इसको काटेंगे 5 छक्का 30। ठीक है, उसके बाद 5 शून्य शून्य और 5 पंचे 25, कितना बार कट गया 605 बार में। अब बचा क्या केवल यहाँ बचा 121। ठीक है, ये बचा 605 और बटे कितना 121। अब 121 जो क्या होती है वो एक जो विषम संख्या है ना, तो 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, इस तरह देखना है। तो कुल मिलाकर मान के चलिए किससे जाएगा, ये 11 से जाएगा। 11 का कितना होता है 121, इसको काटेंगे 11 5 55, बचा कितना 5, फिर से 11 पंचे कितना 55 कट गया। ठीक है, अब 11 के बारे में इसको एक बार, इसको कितने बार 5 बार। ठीक, तो कितना आ गया देखिए 55 बटे 11, तो कितना आ गया आर का मान 5, तो ये निकल गया आर का मान कितना प्रतिशत 5% वार्षिक। तो इस तरह यदि प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो इसी तरह आपको हल करने ध्यान ये देने सबसे पहले कि आवर्ती जमा खाता में जब भी राशि गणना करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे एन को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा, जैसे मासिक किस्त महीने में है तो उसको भी किस्तों की जो संख्या उसको भी महीने में बदलने पड़ेंगे। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जिसको क्या कहते हैं हिंदी में सावधि जमा खाता कहते हैं, है ना। तो सावधि जमा खाता के बारे में इससे पहले एक वीडियो जो बना है उसमें सब चीज़ पूरा क्लियर था कि आवर्ती सावधि सब क्या होते हैं। तो एक बार समझ लीजिए, सावधि मतलब होता है किसी निश्चित समय के लिए बैंकों में जमा की गई राशि, है एक मुफ्त जमा राशि जिसको आप समय से पहले उसको निकाल नहीं सकते, वो होती है सावधि जमा खाता। ठीक है, इसमें ब्याज दर क्या होता है बचत खाता की अपेक्षा अधिक मिलता है। लेकिन आवर्ती में क्या होता है सावधि और बचत से भी अपेक्षा ज़्यादा मिलता है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें आता है कि परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला, है ना। सावधि जमा खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या है वो आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए वो क्या होती है, वो होती है ए इज इक्वल
पी ब्रैकेट के अंदर 1 धन r/100 का घात n, या उसी को कहते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन और कोष्टक में 1 धन दर बटा समय और घात 1 धन दर बटा 100 का घात कितना समय। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र में समझते हैं फार्मूले में कि ए का अर्थ होता है मिश्र धन, ठीक है, और पी का अर्थ होता है मूलधन, आर क्या होता है दर होता है और एन क्या होता है समय। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि परिपक्वता मूल्य जब हम ज्ञात करते हैं तो उसमें ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आवर्ती अलग अलग होते हैं। आवर्ती पी क्या होता है मासिक किस्त होता है, एन तो समय, एन क्या होती है किस्तों की संख्या होती है, आर क्या होता है किस्तों की दर होती है। ठीक है, लेकिन इसमें वो ए मिश्र धन, पी मूलधन, आर दर और एन क्या होता है समय। तो ये एमपी फार्मूला है। उसके पश्चात कुछ आवश्यक शर्तें होती है। जब हम ब्याज की गणना करते हैं तो उसमें उस कंडीशन को लागू करना तो ध्यान देना होता है इस प्रश्न को हल करते समय। ठीक है, तो देखिए आवश्यक शर्तें ब्याज की गणना करते समय क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या स्थिति होती है जब हम सावधि के प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो पहला है नंबर है कि जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक पर ली जाए, है ना, जब ब्याज किस पर लिया जाए अर्धवार्षिक पर लिया जाए। अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं मान के चलिए आधा वर्ष हम जानते हैं ना कि एक साल में होते हैं 12 महीने होते हैं, है ना। तो देखिए कि जब ब्याज अर्धवार्षिक पर ली जाए या फिर किस पर लिया जाए 6 माही मतलब 6 महीने, मतलब हो जाता है कि एक महीने में एक साल में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने का आधा वर्ष और 6 महीने का आधा वर्ष, तो कितना हो गया कुल मिला करके 1 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 1 वर्ष बराबर कितने महीने होते हैं 12 माह होते हैं, अर्थात आधा वर्ष धन आधा वर्ष बराबर कितना हो गया 1 वर्ष, बराबर कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। ठीक, अब उसके पश्चात देखिए 1 वर्ष बराबर 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक, क्यों, क्योंकि 6 महीने का 1 और 6 महीने का 1, तो 6 6 कितना हो गया 12, तो कुल कितना हो गया 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक, अर्थात 6 को 12 से भाग 6 को हम 12 से भाग दें तो कितना आता है 1/2। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि जब ब्याज कैसा अर्धवार्षिक पर लिया जाए या अर्धवार्षिक संयोजित हो या छमाही पर संयोजित हो, तो दर क्या होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, ये आप ध्यान देना चाहिए, है ना। और यहीं से एग्ज़ाम में 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि होते क्या है। जब ब्याज अर्धवार्षिक या छमाही पर लेते हैं तो उस सबसे पहले क्या होता है दर को क्या करना पड़ता है आधा करना पड़ता है ना। आधा मतलब जैसे देखिए यदि ब्याज यदि दर आपको कितना दिया मान के चलिए 8% दिया है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है और ब्याज किस में करना है अर्धवार्षिक में, तो इसका यदि हम आधा करें अर्थात 2 से भाग दे तो कितना निकलेगा 4% अर्धवार्षिक। ठीक है, और समय कितना लिखा है, समय क्या करना पड़ता है 2 गुना करना पड़ता है, जिसको उसका उल्टा दर को आप 2 से भाग करोगे और समय में क्या करना है 2 से गुना करना है। किस पे करना है ये चीज़ें, जब ब्याज अर्धवार्षिक या छमाही पर लिया जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो वो 3 महीने अर्थात तिमाही पर लिया जाए। ठीक, तो चूंकि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। ठीक है, तो यदि हम 12 यदि महीने होते हैं, ठीक, अब इसको हम 3 में सबसे डिवाइड करें तो कुल कितना होता है मान लो चलिए 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। ठीक, 1 वर्ष कितने तिमाही होते हैं 4 तिमाही, तो 3 से क्या करेंगे 3 को 12 से भाग करें कितना कि 1/4। तो यहाँ पे दर को क्या करना पड़ता है जानते हो, दर को करना पड़ेगा 4 से भाग देंगे अर्थात 1/4 हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा 4 गुना, अर्थात क्या करेंगे समय में आप 4 का गुना कर देंगे। एक बार समझ लीजिए अर्धवार्षिक में क्या करते हैं दर को आधा करते हैं अर्थात 2 से भाग करेंगे, और समय में क्या करना पड़ता है 2 से गुना करना पड़ता है। सेम वैसे ही इसमें क्या करना पड़ता है, जब तिमाही पर ब्याज लिया जाए तो वहाँ पे 1/4 का करते हैं दर को, और समय क्या करते हैं 4 गुना। ठीक है, 2 का भाग और 2 का गुना उसमें, और इसमें क्या करेंगे 4 का भाग और 4 का गुना। ठीक है, ये चीज़ बेसिक है, इसको ध्यान रखेंगे तो ही आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना करने के लिए हमने आपको जो तो फार्मूला बता दिया है ना, जो सूत्र है उसको मेन है, उसके पश्चात उसमें अर्धवार्षिक और तिमाही ये निकलता है।
तो चलिए अब उसी को हम जब हम एक प्रश्न को हल करेंगे तो सारा जो चीज़ है कैसे कैसे करना है वो आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि राम ने सावधि जमा बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज के दर से जमा किया। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितना धन प्राप्त होगा। ठीक है, और ये देखिए हमने बताया था ना कि जितने भी प्रश्न बता रहे हैं वो सभी क्या एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जिनकी आने की संभावना है। तो देखिए ये प्रश्न कब आया था, 2018 में तीनों सेट ABC में आया था। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न बता रहे हैं वो सभी कैसे MP प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सावधि जमा खाता में समझना ये चीज़ होता है कि इसमें आपको क्या चीज़ें निकालना है। ठीक, तब फिर इसमें ये देखिए यहाँ पे दिया है 40,000 रुपये, समय कितना उसका 1 वर्ष है ना, और दर कितना है 10% वार्षिक है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होता है मैंने बताया ना, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ ये है इसमें ब्याज कैसा लिया जा रहा है, उसी के हिसाब से प्रश्नों का आप हल करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्याज कैसा है, देखिए ब्याज यहाँ पे दिया है कैसे लेना है, 6 माही, क्या लिखा है 6 माही अर्थात 6 महीने में लेना है ब्याज। ठीक है, इस पर लेते हैं तो 6 महीने के हिसाब से क्या बताया था, जब 6 महीने का रहता है तो दर को क्या करते हैं हम आधा कर देते हैं और समय में क्या करते हैं 2 का गुना करते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको आवर्ती में किस्तों पर बदलना रहता है मासिक में, और सावधि में क्या होता है जब ब्याज 6 माही हो या तिमाही हो तो उसी हिसाब से प्रश्न को पहले हल करेंगे फिर आगे मान को रखेंगे। ठीक है, मूलधन P कितना 40,000 रुपये, समय N कितना दिया है 1 वर्ष, और दर अकाउंट कितना दिया 10% वार्षिक, ये सब चीज़ उसने दिया प्रश्न में। अब यहीं से हमारा प्रश्न शुरू होता है असल कि जब ब्याज 6 माही संयोजित हो, ये MP बिंदु है ना, तब ब्याज कैसे हो 6 माही हो तो क्या बताया था 6 माही में क्या करना है, 6 माही में दर को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे और समय में क्या करना है 2 का गुना करना है ना। चलिए करते हैं फिर। देखिए तो दर R बराबर क्या किए हैं, जो दर कितना दिया था 10% वार्षिक दिया था, तो हमने क्या बताया था इसको आधा करते हैं तो 2 से भाग करेंगे कितना आ गया 5% तिमाही, और समय कितना था 1 वर्ष तो इसमें 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 छमाही हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 6 महीने बढ़ जाएगा क्योंकि 1 वर्ष हम होते हैं 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं ना, तो वो 6 महीने ऐसा करके हो जाएगा। ब्याज हमको उतने ही देने हैं, बस वो 6 महीने के हिसाब से वो 2 बार आपको देने हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा हम चीज़ हमने कर लिया। अब पूरे क्या करेंगे सभी को ले जा करके जो हमारा जो फार्मूला है ना सावधि जमा खाता याद करने के लिए क्या होता है कि A इज इक्वल होता है P ब्रैकेट के अंदर 1+R/100 का घात कितना N। तो इसमें हम ले जाकर रखेंगे। देखिए P का मान कितना दिया है 40,000 रख दिया। ठीक है, कोष्टक, और एक R का मान कितना है 5 रख दिए बटा 100, और N कितना है आपका 2। ध्यान देना है कि आप जो मान चेंज करेंगे ना ये मान उन्हीं को रखना है। कौन कौन सा मान, ये 5 और ये 2 है ना, चेंज करेंगे उन्हीं मान को रखना है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखिए 5 के पारे में काटेंगे हम 100 को, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 9 कितना गया 20। ठीक, अब तो बचा क्या उसको हम लिखेंगे 1000 बराबर, और क्वेश्चन में क्या बचा 1 धन 1/20 का घात कितना 2। अब इसको हमको हल करना है जो कोष्टक के अंदर है। तो जब प्रश्न ऐसा मिले है ना 1 धन 1/20, यहाँ पे क्या इस सब प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, यहाँ पे करना पड़ता है तिर्यक गुना। तो एक्चुअल में ये क्या है 1/1 है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें करेंगे इस 20 का गुना करेंगे यहाँ पे 1 के साथ तो कितने आ गया 20 आ गया। ठीक है, और इस 1 का गुना करेंगे यहाँ पे तो 1 गुना 1 और बीच में जो भी चिन्ह लगा है उसको लगाते हैं तो क्या लगा धन हो गया। ठीक,
और आपस में इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ गया 20। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे हम, 20 और 1 को जोड़ने पर कितना आ गया 21 आ गया, और बटा में कितना 20 और पूरे का हाथ कितना 2। अब बचा ही रहता 40,000। ठीक है, और कितना लिखा था 21/20 है ना, इसका घात कितना था 2 था। ठीक है, तो घात 2 का अर्थ होता है कि इनको कहते हैं घात। ठीक है, और उसके नीचे में जो होती है वो क्या होती है आधार होती है। जब भी किसी संख्या का घात दिया हो, ठीक है, तो घात का अर्थ होता है कि संख्या जो घात दिया है 2 है ना, और नीचे जो संख्या है ना आधार, तो इस आधार का इतने बार ही क्या करना गुना करना, अर्थात क्या हो जाएगा 21/20 हो गया एक बार, गुना में फिर से 21/20 2 बार। ठीक है, तो संख्या का जितना घात दे उतने बार क्या कर देना गुना कर देना आपस में। 40,000 गुना 21/20 गुना 21/20। अब देखिए शून्य काटेंगे, एक शून्य कट गया, यहाँ से शून्य काटेंगे फिर ये शून्य कट जाएगा, है ना। अब 2 के पारे में काटेंगे तो 2 के पारे में 2 दूनी 4 और 2 शून्य 400 कट गया 200 बार में, फिर इस 2 से काटेंगे एक बार, और ये कितने बार कट जाएगा 2 एक कम 2 2 शून्य कितने बार में कट गया 100 बार में। ठीक है, अब बचा क्या, तो उसको हम लिख देंगे। देखिए यहाँ से बच गया 100, तो यहाँ पे आ गया 100 गुना में 21 गुना में 21, यहाँ गुना में 21 गुना में 21। अब गुना करना है तो 21 गुना 21 करने पर कितना आता है 440 आता है, और गुना करेंगे 100 से तो कितना आ गया 44,100 रुपये। अतः क्या हो जाएगा राम को, है ना, अतः राम को परिपक्वता के पश्चात कुल कितना रुपये मिल जाएगा 44,100 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो प्रश्न है वो उसका जो आंसर है ना, जो उसका हल है वो समझ आ गया होगा। इसमें केवल एक चीज़ ध्यान देना है कि जब सावधि की गणना करें तो ब्याज जब अर्धवार्षिक पर हो तो दर को क्या करना पड़ता है आधा करना पड़ता है, और समय क्या करना पड़ता है दोगुना करना पड़ता है, और जब ब्याज तिमाही पर हो तो क्या करेंगे आप सभी उसको 1/4 करेंगे दर को, और समय क्या करेंगे 4 गुना। ठीक है, एक खाता एक देखा सावधि। ठीक है, तो सावधि में जब ब्याज अर्धवार्षिक हो और जब ब्याज तिमाही हो तो इस तरह के मतलब मान के चलिए प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना होती है, या तो अर्धवार्षिक या तो आवर्ती आएगा या तो फिर सावधि आएगा, या तो फिर आवर्ती हो या तो फिर टैक्स वाला हो, या सावधि या फिर टैक्स वाला हो। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं तरह के प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं वो सभी क्या है एमपी प्रश्न है। ठीक है, तो हम चलते हैं टैक्स। टैक्स मतलब क्या होता है कर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में कर। कर अर्थात मतलब जो भारत सरकार की होती है, जो भारत सरकार के पास जो जितने भी जो पैसे होते हैं ना वो सब कहाँ से आते हैं टैक्स के रूप में जनता से वसूलती है तब होते हैं, है ना, और टैक्सेशन का अर्थ होता है कराधान। ठीक है, तो यदि यदि किसी इनकम पर लग जाए, किसी के मतलब किसी व्यक्ति की भी समस्त जो स्रोत होती है ना जहाँ से उनको पैसा मिलता है, इनको हम क्या बोलते हैं आय बोलते हैं इनकम बोलते हैं। तो उन पर लग कोई टैक्स लग गया तो उनको क्या बोलते हैं इनकम टैक्स कहते हैं, मतलब आयकर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम इसके प्रश्न को हल करते हैं। ये एग्ज़ाम में 5 नंबर प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। देखिए स्क्रीन पर आपको टैक्स का एक प्रश्न दिख रहा है। प्रश्न है क्या, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय 4,10,000 रुपये है, वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है, 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपये तथा वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये दान करता है, जिसमें कितना है मान के चलिए कितना छूट बोल रहा है 50% छूट है। ठीक है, उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की क्या करनी गणना करनी है ना, और सभी जो जमा कर रहा है जिसमें बचत हो रहा है जिसमें क्या बोला गया 1 लाख तक यदि हुआ तो उसमें क्या है कर मुक्त है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना है कि क्या 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 चीज़ बोला जा रहा है। देखिए इसमें क्या चीज़ बोला जा रहा है, जो शासकीय कर्मचारी है ना, ठीक है, तो शासकीय कर्मचारी की जो इनकम कितनी है 4,10,000 रुपये है।
ठीक है। अब उसमें वो कहाँ कहाँ जमा कर रहा है, तो देखिए 4,000 रुपये कहाँ जमा किया, महीने की सब जमा कर रहा है सामान्य भविष्य निधि में, है ना। 24,000 रुपये कहाँ जमा कर उन्होंने क्या किया, LIC जीवन बीमा प्रीमियम में जमा कर किया। 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री राहत फंड जो होती है ना, उसमें कितना जमा कर रहा है, 20,000 रुपये, जो क्या है 100% उसमें टैक्स मुक्त है, वो फ्री है ना। और वृद्धाश्रम में कितने दे रहा है, 12,000, जिसमें कितना उसको टैक्स भरना पड़ेगा, 12,000 का 50%। ठीक। तो और लास्ट में क्या बोला गया कि जितने भी जमा कर रहा है, जो बचत करेगा उसमें कितना छूट बोला गया है, 1 लाख तक। ठीक। चलिए हम इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, कैसे करना है, तो सभी ध्यान से देखिए समझिए। अब हल करने के लिए पहला क्या दे, देखिए क्रमांक जिसमें दिया है करीब की सीमा और आयकर की दर। तो 2 लाख रुपए तक शून्य है, इसमें कोई टैक्स नहीं देना है। और 2 लाख से 1 रुपये से 5 लाख तक कितना देना है, 10% का टैक्स भरना है। और 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक कितना देना है, 20%। तो ये उनके टेबल है, ठीक है, उनके शर्तें हैं क्या कहा। तो चलिए हम प्रश्न को, जब टैक्स के जब प्रश्नों को हल करना हो ना, तो उसमें क्या क्या दिया उसको पहले हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कर्मचारी की वार्षिक आय, उनका एक साल का पैसा कितना उन्होंने कमाया ना, अर्थात उनकी इनकम कितनी, तो कितने थी, 4,10,000 रुपये। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें ये ढूंढना है कि वो दान कहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले उसको हटा देना। ठीक है, दान कहाँ कहाँ पे किया उसको निकालना। देखिए हमने पहले लिखा, पहला बिंदु दान की राशि क्या निकालना है। पहले उन्होंने कहाँ जमा किया, प्रधानमंत्री राहत कोष जमा किया। कितना जमा किया, 20,000 रुपये। ठीक। अब ये जो क्या है वो 100% कर 100% का मतलब होता है कि उसमें एक भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है। दूसरा है वृद्धाश्रम में जमा किया। कितना जमा किया, 12,000 रुपये। लेकिन इसमें कितना टैक्स भरना है उसको, उसका आधा अर्थात 50% भरना है। तो प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। क्या होता है उसका अर्थ है, बटे में 100 से उसको भाग देना। तो यहाँ देखिए, और का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। तो 12,000 गुना 50/100। तो देखिए शून्य से शून्य काटेंगे, इस शून्य से इधर को शून्य काटेंगे, बचा क्या, यहाँ से बचा 1200, गुना कितना बचा 5, तो गुना करेंगे कितना आ गया, 6,000 रुपये। ठीक है। अब कुल कितना जमा किया तो उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना जमा किए, 20,000, यहाँ कितना किया 6,000, और कुल दोनों को जोड़े कितना आ गया, 26,000। ठीक है। उसके पश्चात अब 26,000 जमा कर रहा है, तो 26,000 रुपये कहाँ से जमा कर रहे हैं भाई, उसके पास पैसा तो और नहीं है ना। तो उन्हीं जो एक साल के जो उनकी इनकम है, उन्हीं में से वो 26,000 रुपये जमा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 26,000 को उस 4,10,000 रुपये में माइनस कर देंगे, जिससे क्या निकल जाएगा, शेष राशि निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे शेष राशि दान करने के पश्चात अर्थात क्या क्या, 4,10,000 में हटा देंगे 26,000 रुपये, तो कितना निकला, बचा कितना, 3,84,000 रुपये बच गया। ठीक है। अब उसके पश्चात जमा करने वाला, जमा कहाँ भी जमा किया है, तो सामान्य भविष्य निधि में जमा कर रहा है, LIC में जमा कर रहा है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहा है। कितना कितना खरीदे उसको ध्यान देना है। तो सब चीज़ वार्षिक होता है ना, यदि कोई महीने में दिए तो उसको क्या करोगे आप, वर्ष में बदलोगे। एक वर्ष में कितने महीने थे, 12 महीने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। तो देखो सबसे पहला बिंदु यहाँ पे दिया, सामान्य भविष्य निधि जमा की गई राशि निकालेंगे। तो कौन सा था, सबसे पहले सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा कर रहा है, 4,000 पर मंथ, प्रति माह कर रहा था। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो भी जमा करता है वो महीने में जमा करता है, लेकिन उसको किस में निकालना रहता है, हमेशा वार्षिक में, कि एक साल में कुल कितना जमा किया। तो एक साल में कितने महीने होते हैं आपको पता है, 12 महीने होते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम 12 से गुना कर देंगे। तो कितना गया, 12×4 48,000 रुपये हो गया, ये वार्षिकी। ठीक है। उसके पश्चात LIC कितना दिया, 24,000 दिया है वार्षिक में। और राष्ट्रीय बचत पत्र कितना उन्होंने खरीदा, 25,000 रुपये का। तो सभी को जमा करेंगे, कुल कितना जमा उन्होंने राशि जमा किया, जोड़ने पर कितना का देखिए, ये है 48 धन 24,000 धन 25,000। ठीक है। दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 5 4 9 2 2 4 कितना आ गया, 49,000। ठीक है। दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 49 होता है ना। और 49 में हम कितना जोड़ेंगे, 48। तो 9 8 17 का 7 और 4 4 है कितना, 9। तो कितना हो गया, 97,000 रुपये ही हो गया कुल जमा राशि। अब फिर से बात वही आती है कि जमा कहाँ से करेगा, तो उन्हीं में से पैसा करेगा ना भाई, जो उनके पास पैसा बचा है। ठीक है। अब उसके पास कितना पैसा बचा था, 3,84,000। तो फिर से हम निकालेंगे जमा करने के पश्चात शेष राशि की, उसके पास कितना बचा,
जमा करने के बाद शेष राशि निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3,84,000 में माइनस कर देंगे 97,000, तो बचा कितना 2,87,000 रुपये बचा। दान कर लिया, जमा भी कर लिया, अब निकालेंगे असली देय आयकर की गणना करेंगे। ठीक है, तो देय आयकर की गणना करेंगे तो उनके लिए सबसे पहले आपको देखना टेबल की तरफ कि टेबल में क्या क्या दिया है। तो टेबल में दिया था, एक तो दिया था कि 2 लाख तक आपको कितना था, शून्य टैक्स भरना था, है ना। और 2,01,000 से कितना टैक्स भरना था, उसमें 2,01,000 से 5 लाख के बीच में कितना भरना है, मान के चलिए उसमें 10% टैक्स देना था। और 5 लाख से भी उससे 1 रुपये हो गया तो 5 लाख से लेकर 10 लाख में कितना उसमें था 30% टैक्स था। ठीक है, तो ये आपके पास कितना बचा है, अभी अमाउंट बचा है 2,87,000। तो जो 2,87,000 वो 2 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स तो भरना ही होगा, लेकिन वो किसके बीच में है, मान के चलिए 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है ना। तो उसमें कितना लिखा है 10% का टैक्स। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, आपको तो फायदा उठाना पड़ेगा ना, 2 लाख तक छूट है। तो क्या करेंगे आप 2,87,000 में 2 लाख घटाओगे ताकि आपको ज़्यादा टैक्स भरना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि भैया हम अपना बेनिफिट देखेंगे, अपना फायदा तो देखेंगे ना। जब 2 लाख तक आपको देना ही नहीं तो 2 लाख को घटाओगे, अब बचा कितना उसका देंगे आप। तो वहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, 2,87,000 में घटा देंगे 2 लाख को। ठीक है, उनका कितना देंगे 10%, तो कितना बचा घटाएंगे तो बच गया 87,000 का कितना परसेंट 10%। और का अर्थ क्या होता है, का अर्थ होता है गुना, और प्रतिशत का अर्थ क्या होता है बटे में 100। तो देखिए 87,000 गुना 10/100, 10, ये शून्य से शून्य इधर कट जाएगा, जीरो इधर से इधर कट जाएगा, तो बचा कितना 8,700 रुपये। ये क्या आ गया देय आयकर हो गया। अब इन्हीं से हमको एक और निकालना, क्या निकालना, शिक्षा में उपकर निकालना है। शिक्षा उपकर एक्चुअल में किस पर लगता है, प्रश्न यहाँ से बनता है। तो शिक्षा उपकर हमेशा देय आयकर भी निकालते हैं और कितना लगता है 3%। ठीक है, तो देखिए शिक्षा उपकर बराबर होता है देय आयकर का 3%। देय आयकर कितना निकाले हैं 8,700 रुपये, उनका कितना प्रतिशत 3%। तो का अर्थ क्या होता है गुना होता है, और 3% का क्या हो जाएगा 3/100। तो शून्य से शून्य काटे, इधर से 2 जीरो इधर से भी, तो बचा कितना 87 गुना 3 गुना करें कितना 3 7 21 का 1 बचा कितना 2, और 24 में जोड़ेंगे 2 तो कितना हो गया 26, कितना है 261 रुपये ये शिक्षा में जाएगा। ठीक है, अब कुल कितना उसको टैक्स भरनी है, तो कुल के लिए क्या करोगे, जो उधर का बचा है ना देय आयकर कितना था 8,700, और यहाँ से कितना निकला 261, दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 8,961 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया कुल देय आयकर। कुल देय आयकर के लिए क्या करेंगे, शिक्षा उपकर में देय आयकर को जोड़ देंगे तो निकल जाता है कुल देय आयकर। ठीक, तो इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। जो पहली बार होंगे वो वीडियो को देखने के पश्चात लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और आपके जो भी साथी उन सभी तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी को भी वीडियो प्रोवाइड करें, उनकी भी सहायता हो सके।